नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियां लेकर आते हैं। साथ ही साथ हम आप तक आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी पहुंचाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं धान की फसल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धान की फसल जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी है, लेकिन फसल बड़ी होने के दौरान इसमें कई तरह की समस्याएं भी देखी जा रही है, जिसमें से एक है पोषक तत्वों की कमी, जो आगे जाकर आपके धान की फसल की उपज में कमी ला सकता है, यानी कि आपकी उपज को कम कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिरकार आप किस तरीके से पता लगाएं कि आपके धान की फसल में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे किस तरीके से मेंटेन करना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपज पानी है। आइए चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह के पास और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन हम किस प्रकार से करें ताकि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिले और जो पैदावार हो उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहे। हमें पता है कि पौधों के लिए कुल 17 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मुख्यतः यूरिया, डाई और पोटास के रूप में डालते हैं। यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, डाई से फास्फोरस, एमओपी से पोटास मिलता है। कुछ किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालने के लिए जिंक सल्फेट वगैरह का भी यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम सही तरीके से पोषक तत्व का प्रबंधन धान की रुपाई के समय नहीं करते हैं तो खड़ी फसल में भी पोषक तत्वों की कमी दिखने लगती है। तो आज हम कुछ तत्व की कमी खड़ी फसल में किस तरह दिखती है और उसका उपचार हम कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धान की फसल में मुख्यतः खड़ी फसल में जिंक की कमी काफ़ी दिखती है। अगर हम लोग जिंक का एप्लीकेशन पर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से धान की रोपाई के ही समय कर दे तो संभावना कम है कि उसका लक्षण आएगा। अगर इसको हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं तो ये संभावना रहती है कि जिंक की कमी फसल में, खड़ी फसल में आएगी। अब हम दिखाते हैं कि अगर जिंक की कमी खड़ी फसल में आ गई तो उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। जिंक की कमी धान में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं खैरा डिजीज। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कत्थई लाल टाइप का स्पॉट होता है, धब्बा होता है, और ये धब्बा फिर धीरे धीरे पूरे पत्ते में फैलने लगता है और ऊपर से तीसरी पत्ती मतलब मध्य नई पत्ती में एक लक्षण आता है और पूरा पत्ता एक कत्थई लाल टाइप का डॉट डॉट दिखता है उसमें, और ये इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये जिंक की कमी है। तो अगर ऐसी स्थिति दिखती है हमें तो इसके लिए हमको 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए और इस छिड़काव को पुनः 7 से 10 दिनों के बीच में दोबारा करना चाहिए। तो 2 से 3 छिड़काव करने के बाद यह कमी ठीक हो जाएगी। इसके बाद मुख्यतः किसान भाई नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं यूरिया के रूप में, तो अपने आप ही हम लोग डाल देते हैं कि इतना केजी यूरिया डाल देते हैं। इसको हम अपने आप न डाल करके एक इसको बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, इसकी सहायता से हम लोग कितनी मात्रा यूरिया की ज़रूरत है उतना ही डालेंगे तो हमें पैसे की बचत होगी जितनी डालनी है, और दूसरी चीज़ कि हमारा जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है एक्सेस यूरिया डालने से, उसको भी हम कर सकते हैं। तो एक सिंपल है प्लास्टिक का स्ट्रिप होता है जिसको कि लीफ कलर चार्ट बोलते हैं, और इसमें अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स बने हुए हैं। एक बहुत हरे रंग का है और उसी अनुसार इसका रंग घटता जा रहा है। तो इसके रंग को हम लोग मैच करके किस नंबर पे आता है उसके अनुसार करेंगे। तो इसकी विधि जो होती है, इसकी रीडिंग लेने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि सुबह 8 से 10 के बीच में लेते हैं या तो शाम को 2 बजे से 4 बजे के बीच में लेते हैं। दूसरा केयर क्या करना है कि सूर्य की तरफ पीठ करके इसकी रीडिंग लेनी है, मतलब इस पे सीधे सूर्य की रोशनी इस प्लेट पे नहीं पड़नी चाहिए, इस पे हमारे शरीर की छाया रहनी चाहिए। तीसरा केयर क्या करना है कि जो व्यक्ति इसकी रीडिंग ले रहा है यही व्यक्ति बार बार रीडिंग ले। इसकी रीडिंग हम लोग लेना शुरू करते हैं पौधा रोपने के 28 दिन के बाद, 28 से 30 दिन के बाद,
हर सप्ताह पे इसकी रीडिंग हम लोग लेते हैं। और जब हमें लगता है कि इसकी रीडिंग 3 से कम हो रही है, तब हम इसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि खेत में घुसेंगे और जो पूरा यूनिफॉर्म एक कलर का फसल दिखेगा, उसी फसल को हम लोग लेंगे। और उसके अलावा क्या ध्यान रखेंगे कि उस जो पौधा हम सेलेक्ट करें उसको कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी कीड़ा वगैरह डैमेज ना किया हो। इसमें जो सबसे फुल विकसित पत्ता होता है उसको हम लोग लेते हैं और पत्ते के मध्य भाग को इससे टच करते हैं। तो क्लियर कट देख रहे हैं कि इससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर है, काफ़ी डार्क है। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर रैंडमली फील्ड में दूसरे जगह जाएंगे और लगभग 10 जगह से इसकी रीडिंग लेंगे। और 10 जगह रीडिंग लेंगे, हो सकता है कहीं 3 आए, कहीं 4 आए, कहीं 2 आए, और सबका एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज लेने के बाद अगर 3 से वैल्यू एवरेज की कम आती है तो हमारा जो 55 kg प्रति हेक्टेयर यूरिया का इस्तेमाल करना है, उतने यूरिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस तरीके से आपको अपने धान की फसल को बेहतर करना है, कैसे पोषक तत्वों की कमी को पहचानते हुए बेहतर उपज लाने के लिए उपाय करने हैं। अब समय हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको मौसम को देखते हुए क्या कुछ ख्याल रखना है, खेतीबाड़ी को लेकर क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए गए हैं। आइए जानते हैं 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2024 तक के मौसम किस प्रकार रहने वाले हैं। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है। इस दौरान तराई तथा मैदानी भागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि अधिकतर स्थानों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। सितंबर अरहर की बुआई 49 खेत में करें। अरहर की पूसा 9 तथा शरद प्रभेद उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बुआई के 24 घंटे पूर्व 25 ग्राम थीरम दवा के प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें और उसके बाद बुआई करें। उड़द की फसल में पीला मोज़ेक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। बीमार पौधों की पत्तियों पर पीले सुनहरे चकत्ते पाए जाते हैं एवं बीमारी की उग्र अवस्था में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। पत्तियों का आकार भी छोटा होने लगता है। पुष्प एवं फलन इससे प्रभावित हो जाता है। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अगात मूली की बुआई करें। इसके लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, जौनपुरी, जापानी सफ़ेद, पूसा रश्मि, जापानी सफ़ेद, पंजाब सफ़ेद, निशांत आदि प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 25 बाय 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की अगात किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ति, पूसा अगेती एवं अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। दुधारू पशुओं को जीवाणु जनित बीमारियों से बचाने के लिए वर्षा या बाढ़ के पानी में भींगा चारा या भूसा ना खिलाएं। पशु के पैरों को फिटकरी के पानी या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोएं। थनैला रोग से बचाव के लिए दूध दुहाई के आधे घंटे बाद तक पशुओं को बैठने ना दें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियाँ, चाहे वो धान की फसल से जुड़ी हो या फिर मौसम और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव हो, ये आपके बेहद काम आएंगे। अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।